नमस्कार। आप देख रहे हैं डीए न्यूज प्लस का खास कार्यक्रम चर्चा है। मैं शकील साजिद। बढ़ते हैं पहले चर्चा की तरफ। राज्य सरकार ने 2017 में शराब के कारोबार को अपने हाथों में लिया था। नई चर्चा के बावजूद सरकार उसी मॉडल को आगे जारी रखेगी, ऐसा कहा जा रहा है। इस फैसले के अनुसार प्रदेश में किसी भी शराब दुकान का संचालन प्राइवेट ठेकेदारों को नहीं सौंपा जाएगा। राज्य का एक्साइज विभाग आबकारी द्वारा ही पूरी व्यवस्था। प्राप्त सूत्रों के अनुसार, समाचार के अनुसार, सरकार मौजूदा आबकारी नीति को आगे भी लागू रखेगी, जिससे कामकाज में स्थिरता और रेवेन्यू में निरंतरता बनी रहे। नीति बदलाव को लेकर कुछ विभागों में चर्चा शुरू हुई थी, लेकिन किसी भी विकल्प को स्वीकार करने की सर्वसम्मति नहीं बन सकी, इसलिए पुरानी नीति को ही सुरक्षित माना गया। शराब दुकान के सरकारी संचालन मॉडल से राज्य के खजाने को पिछले वर्षों में 12,000 करोड़ रुपए से अधिक का राजस्व आय प्राप्त हो चुकी है, जो इस मॉडल को जारी रखने का प्रमुख कारण है। नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार शराब से प्राप्त टैक्स 10,000 करोड़ के करीब पहुंच चुका है, जो निजीकरण की मांग को कमजोर करता है। सभी दुकानों का लोकेशन, स्टाफिंग, समय और स्टॉक प्रबंधन एक्साइज विभाग के अधीन रहेगा, जिससे अवैध बिक्री और ओवर चार्जिंग पर निगरानी आसान रहेगी। शराब वितरण से जुड़ी कंपनियों में चल रही अटकलें खत्म हो गई है, क्योंकि सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि नीति बदलने के बजाय मौजूदा शराब नीति की व्यवस्था ही आगे चलेगी। आगे बढ़ते हैं। एक बहुत ही शानदार पर्सनालिटी, भारतीय सिनेमा। आज हम याद कर रहे हैं भारतीय सिनेमा के महान अभिनेता अशोक कुमार, जिनकी पुण्यतिथि है। अद्वितीय प्रतिभा और योगदान को पूरा विश्व, पूरा देश सम्मानित करता है। भारतीय फिल्मों के इतिहास में उनका नाम प्रेरणा और गुणवत्ता का प्रतीक बना रहा है और रहेगा। उनके अभिनय ने केवल सिनेमा जगत को समृद्ध नहीं किया, बल्कि समाज में भी सकारात्मक संदेश पहुंचाए। जन्म 13 अक्टूबर 1911 को हुआ। वे भारतीय सिनेमा के शुरुआती युग के सुपरस्टार रहे। उन्होंने फिल्मों में अपने सहज और प्राकृतिक अभिनय से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। वो आए थे कैमरे के पीछे काम करने, लेकिन उन्हें हीरो बना दिया गया और उन्होंने बहुत शानदार तरीके से बहुत ही सहज अभिनय किया। लगभग 6 दशकों तक अभिनय किया और हर दशक में अपने अद्भुत अभिनय से सिनेमा की दिशा को एक नया आयाम दिया। उनके योगदान ने भारतीय फिल्मों को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मान्यता भी दिलाई। अशोक कुमार की शैली सरल, स्वाभाविक थी। उनके चेहरे की भावभंगिमा और शब्दों की पकड़ ने उन्हें हर भूमिका में वास्तविक लगता हुआ बना दिया था। उन्हें उनके जीवन और सिनेमा में योगदान के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार, राष्ट्रीय पुरस्कार, अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिले, जिनमें दादा साहेब फाल्के अवार्ड प्रमुख है। उनकी यादगार फिल्मों में किस्मत, महल, हावड़ा बीच, आशीर्वाद, चलती का नाम गाड़ी, विक्टोरिया नंबर 203 जैसी फिल्में शामिल हैं, जिन्होंने भारतीय सिनेमा की धारा को नया मुकाम दिया। इसके अलावा जब नया नया टीवी का युग आया, तो उनके पेश करने वाले धारावाहिक हम लोगों को भी बहुत पसंद किया गया और आखिर में उनका हर भाषा में हम लोग बोलना, हर ज़बान में हम लोग बोलना लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया। अशोक कुमार ने अपने अभिनय के माध्यम से सामाजिक संदेश दिए, भारतीय संस्कृति के विभिन्न पहलुओं को फिल्मी दुनिया में प्रस्तुत किया। उनके 2 और भाई फिल्मी दुनिया में थे, एक किशोर कुमार साहब, एक अनूप कुमार साहब। वे शांत, सादगी प्रिय, प्रेरणादायक व्यक्ति थे। परिवार और समाज के प्रति उनकी जिम्मेदारी और नैतिक मूल्य जबरदस्त थे। आगे बढ़ते हैं। एक बड़ी अच्छी सेवा शुरू की है छत्तीसगढ़ शासन ने, और इसके लिए विष्णुदेव साय सरकार और उनकी कैबिनेट बधाई के पात्र है। मिनपा और एल रामडुगु जैसे क्षेत्रों में जहां कभी नक्सलियों का प्रभाव माना जाता था, नियमित बस सेवा की शुरुआत ये दिखाती है कि सुरक्षा के माहौल में तेजी से सुधार हुआ है। 2 साल पहले तक जिन रास्तों पर हर मोड़ पर खतरा होता था, ऐसा बताया जाता है, वहां आज बसें चलना इस बात का संकेत है कि वहां की पुलिस, वहां का प्रशासन लगातार बेहद ईमानदारी से कार्य कर रहा है और इलाका स्थायी रूप से सुरक्षित हो गया है। जहां कुछ समय पहले 20 जवान शहीद हुए थे, अब यहां से ग्रामीण 26 रुपये प्रति किलोमीटर के किराए पर आसानी से जिला मुख्यालय और बाजारों से जुड़ सकेंगे, जिससे इलाज, शिक्षा और रोजगार तक पहुंच आसान होगी। ग्रामीण बस सेवा योजना के तहत
इन रूटों पर बस चलाने के लिए सरकार द्वारा लगभग 37 लाख रुपए प्रति माह का भुगतान किया जाएगा, जिससे परिवहन व्यवस्था स्थायी बनी रहेगी। रायपुर से बालोद, महासमुंद, जशपुर आदि रूटों पर शाम 7 बजे के बाद बस संचालन बंद रखने का निर्णय सुरक्षा प्राथमिकता को ध्यान में रखकर लिया गया है। परिवहन विभाग को 50 से अधिक नए रूटों के लिए आवेदन मिले, जिससे अंदाजा है कि ग्रामीण इलाकों से शहरों की ओर आवागमन की जरूरत और मांग दोनों पिछली की तुलना में काफी बढ़े हैं। पहले चरण में जिन 23 रूटों को मंजूरी दी गई उनमें बस्तर और सुकमा के वे सेक्टर शामिल हैं जहां पहले किसी भी प्रकार की नियमित सार्वजनिक सेवा संभव नहीं थी। नई योजना के तहत हर रूट पर बसें प्रतिदिन 2 फेरे लगाएंगी। इससे यात्रियों, छात्रों, मरीजों, कर्मचारियों को रोजाना भरोसेमंद परिवहन की सुविधा मिलेगी। बहुत बहुत साधुवाद की बात है सरकार और खास तौर पे परिवहन विभाग। आगे बढ़ते हैं। हमारे लिए एक और गर्व का क्षण, जी हाँ, हीराबाई झरेका। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित राष्ट्रीय हस्तशिल्प समारोह में वह पल बेहद गौरवशाली रहा जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध ढोकरा शिल्पकार हीराबाई झरेका बघेल को राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार से सम्मानित किया। यह सम्मान न केवल उनकी कला की पहचान है बल्कि छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक विरासत का भी सम्मान है, हमारी जीत है। यह पुरस्कार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा प्रदान किया गया, जो इसे प्रतिष्ठित बनाता है। स्थानीय शिल्पकार का राष्ट्र के सर्वोच्च पद पर बैठे व्यक्ति द्वारा सम्मानित होना बड़ी उपलब्धि। हीराबाई झरेका बघेल को यह पुरस्कार उनके उत्कृष्ट ढोकरा बेल मेटल शिल्प के लिए मिला, जो सदियों पुरानी परंपरा को आज भी जीवित रखता है। ढोकरा कला की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहचान को सम्मान ने मजबूत किया। यह उपलब्धि पूरे छत्तीसगढ़ के लिए फख्र के लम्हे हैं, क्योंकि राज्य की पारंपरिक कला को राष्ट्रीय स्तर पर सराहा गया है। प्रदेश के अन्य शिल्पकारों का भी मनोबल बढ़ा है। कार्यक्रम नई दिल्ली के विज्ञान भवन में वहां जहां देश भर के हस्तशिल्पकार मौजूद थे, इतने बड़े मंच पर छत्तीसगढ़ की कला का चमकना क्षेत्रीय प्रतिभा की ताकत को बताता है। इस पुरस्कार से न केवल हीराबाई की पहचान बढ़ी बल्कि छत्तीसगढ़ की पारंपरिक कला को देश भर में नई ऊर्जा मिली। ये सम्मान युवा कलाकारों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगा। राष्ट्रीय पुरस्कार पारंपरिक कलाओं को संरक्षित करने और उन्हें नई पीढ़ी तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। गांव से निकलकर राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचना हीराबाई की मेहनत और लगन का अद्भुत उदाहरण है। कहानी बताती है कि ग्रामीण में भी प्रतिभा के पास वैश्विक पहचान हासिल करने की क्षमता है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और राज्य के अन्य नेताओं ने इस उपलब्धि पर हीराबाई को बधाई दी है। इससे पूरे राज्य के शिल्पकार समुदाय का सम्मान बताया है। कला समुदाय में गर्व और एकता की भावना इससे मजबूत होती है। आगे बढ़ते हैं। एक और फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है जिस पे चर्चा हो रही है और जिस पे चर्चा करना बेहद जरूरी भी है। सुप्रीम कोर्ट ने परंपरागत, ध्यान दीजिएगा, पितृ प्रधान जाति पहचान नियम से हटकर निर्णय दिया है कि एक बेटी को उसकी मां की जाति के आधार पर एसटी प्रमाण पत्र मिल सकता है, और वह भी तब जब पिता अनुसूचित जाति से ना हो। इस निर्णय को मौजूदा सामाजिक परिस्थिति के अनुरूप एक बेहद महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। मामला पुडुचेरी की एक नाबालिग लड़की से जुड़ा था जिसकी मां आदि द्रविड़ अनुसूचित जाति से थी, लेकिन पिता किसी अन्य जाति से थे। मां ने कोर्ट से कहा कि बेटी को उसकी शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा के लिए मां की जाति के आधार पर इससे प्रमाण पत्र दिया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय में स्पष्ट किया है कि बच्ची की शिक्षा और विकास प्रभावित न हो, यही प्राथमिकता है, इसलिए मां की जाति पर प्रमाण पत्र जारी करना उचित है। कोर्ट ने केस की संवेदनशीलता और बदलते सामाजिक संदर्भ को भी ध्यान में रखा है। शीर्ष न्यायालय ने यह कहते हुए सामान्य नियम पर अपना अंतिम निर्णय नहीं दिया कि जाति माता से कैसे वंशानुगत होती है या कब हो सकती है। यह व्यापक संवैधानिक प्रश्न अभी तय नहीं हुआ है, इसलिए यह फैसला व्यक्तिगत परिस्थिति के आधार पर है। परंपरा के मुताबिक बच्चे की जाति पिता की जाति होती है, जैसा कि संविधान और पुराने कोर्ट निर्णयों में बताया गया। लेकिन जैसे कुछ मामले, जैसे कि 2022 का नायका मामला, कोर्ट ने संकेत दिया कि अगर बच्चा सामाजिक आर्थिक रूप से मां के समुदाय में ही पला है तो मां की जाति को भी माना जा सकता है। कोर्ट में अन्य याचिकाएं भी लंबित हैं जो यह तय करने की मांग करती हैं कि बालक या बेटी की जाति मां के आधार पर
सरकारी नियमों में कानूनी रूप से कैसे और कब दी जाए। ऐसे मामलों पर आगे बिला शक विस्तृत दिशा निर्देश की जरूरत है। यह निर्णय सामाजिक न्याय और लैंगिक समानता की दिशा में एक सकारात्मक संकेत माना जा रहा है, क्योंकि माता की पहचान को कानूनी रूप से मान्यता देना परंपरागत सोच से अलग है। इससे आने वाले वक्त में महिलाओं और उनके बच्चों को अधिकार की दिशा में बहस संभव है। सुप्रीम कोर्ट ने भी यह स्पष्ट किया है कि यह निर्णय हर मामले के लिए सामान्य नियम नहीं है, बल्कि ये केस विशिष्ट है। आने वाले वक्त में उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय को इस तरह के दावों पर अलग अलग परिस्थितियों के आधार पर फैसले देने होंगे। आगे बढ़ते हैं। खरीफ 2021-22 में सरकार ने कस्टम मिलिंग के लिए 40 रुपये प्रति क्विंटल प्रोत्साहन राशि तय की थी, लेकिन आरोप है कि इसे 120 रुपये प्रति क्विंटल तक दिखाया गया, जिससे अनियमित भुगतान और अवैध वसूली की गुंजाइश बनी। मिलों का असली भुगतान लगभग 60 रुपये क्विंटल किया गया, जबकि कागजों में 120 रुपये तक का प्रावधान दिखाकर करोड़ों की संदिग्ध राशि का अंतर पैदा किया। जांच में सामने आया कि कई मिलों के बिल महीनों तक लंबित रखे गए, जिससे मिल मालिकों पर वित्तीय दबाव पड़ा और कथित तौर पर गलत भुगतान को स्वीकार करने की स्थिति बनी। ईडी जांच एजेंसियों की कार्रवाई में संकेत मिले हैं कि मार्कफेड के कुछ अधिकारी, जिला अधिकारी, डीएमओ और संबंधित कर्मचारी मिल मालिकों के साथ मिलीभगत कर रहे थे। बहुत से प्राप्त समाचार रिपोर्टों के अनुसार दीपेन चावड़ा का नाम एक संदिग्ध सहयोगी संपर्क के रूप में शामिल बताया गया है, लेकिन अभी आरोपों तक सीमित है, दोष सिद्ध नहीं हुआ ऐसा बताया जा रहा है। कुछ मिल मालिकों ने बयान में बताया कि बिल पास कराने के लिए कट मनी मांगने का आरोप लगा, जिससे भुगतान प्रक्रिया संदेह के घेरे में आ गई। जांच एजेंसियों ने कई जिलों से भुगतान फाइलें, ई मिलिंग रिकॉर्ड, बैंक ट्रांजैक्शन और टेंडर डॉक्यूमेंट जब्त कर अवैध भुगतान की कड़ी तलाशी शुरू कर दी। शुरुआती आंकड़ों के आधार पर कस्टम मिलिंग स्कैम की संभावित राशि कई करोड़ रुपए तक बताई जा रही है। अंतिम आंकड़ा जांच पूरी होने पर तय होगा। आज के लिए चर्चा है में सिर्फ इतना ही। आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहेगा। इजाजत दीजिए। शकील साजिद को नमस्कार।